वाई बड़ों को सलाम, फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे नाज़रीन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है वाकई कि आज हम इसको डिस्कस भी करें। मैं आपको बताऊं, हमारे पास कुछ जैसे हर घर में कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो चल रही होती है जिसमें कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं। मगर पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आता था, अब कुछ लोगों को समझ में भी आने लग गई है कि शायद कोई नफ्सियाती मसला है। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नफ्सियाती प्रॉब्लम को नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। वो कहते हैं जिन्नात का साया हो गया है, इसके ऊपर जिन घुस गए अंदर, चिमड़ गया इसको अंदर, जिन चुड़ैल आ गई इसके अंदर। फिर वो ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ना अपनी कोई दवाई लेते हैं, ना माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी पीरों के पास, किसी बाबाओं के पास, ठीक है, कोई आमिलों के पास, और या कोई ऐसे जादूगरों के पास जो जादू का तोड़ करने की कोशिश करते हैं। अब वो जो आमिल होते हैं ना, वो भी बड़ा अच्छी तरीके से उनको घेरा लगाते हैं, ऐसी जिन्हेरिक बातें करते हैं ऐसे इंसानों के बारे में कि वो हर इंसान के साथ ही मोस्टली होती ही रहती है। तो वो उसके साथ वो रिलेट ये करते हैं, शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिनके साथ वो बात करते हैं बाबा जी को, ये आमिल को, ये समझते हैं कि यार इनको तो हमारे बारे में सब कुछ पता है, ये तो बड़े पहुँचे हुए हैं। अब ये वाला जो सीन है ना, क्योंकि एक तो नफ्सियाती मसला बंदे के साथ ऑलरेडी चल रहा है और ये इस नफ्सियाती मसले के साथ खेलना शुरू कर देते हैं ये आमिल वगैरह। अब देखिए, मैं ये नहीं कहती, मेरा ईमान है कि जन्नात एग्जिस्ट है, करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मगर हर चीज़ हम जन्नात के ऊपर तो नहीं डाल सकते हैं नाज़रीन। कि अगर हमें कोई नफ्सियाती मसला चल रहा है, हम कह रहे हैं कि ये जन्नात की वजह से, भाई हमें भूख नहीं लग रही तो जन्नात की वजह से, हम किसी के इश्क में पागल हो गए तो जन्नात की वजह से, ठीक है, हम अपना घर बर्बाद कर रहे हैं तो जन्नात की वजह से, हम अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं तो जन्नात की वजह से, घर में चीखम चिल्ला हो रही है, झगड़ा हो रहा है तो जन्नात की वजह से, बच्चों पर कुटाई हो रही है तो वो भी जन्नात की वजह से। ऐसे थोड़ी होता, नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं और इसको एक्सेप्ट करें। अगर आप अपनी इस चीज़ को फोकस करके देखेंगे कि आपका नफ्सियाती मसला है, हर रूरल एरियाज़ हों, गांव, शहर, हर जगह, तो उसकी अगर ट्रीटेबल चीज़ों को ट्रीट नहीं कराएंगे तो फिर आप इसी तरह जाली आमिल बाबाओं के पास दौड़ते रहेंगे और ये कहेंगे हर मसला जन्नात का मसला है। तो आज इसके ऊपर बात करने के लिए मैंने नबी अली ख़ान को बुलाया है और आपको इनकी बातें समझ में आती हैं तो मैंने कहा फिर इनसे ही बात समझेंगे, क्योंकि आपको तो फिर समझाने के लिए मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होता है। तो आज नबिया की ज़बान में आप समझेंगे कि जन्नात नहीं और ये जो नफ्सियाती मसला है उसको किस तरह से डील करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह के साथ का। वेरी प्रिटी माशाल्लाह एज यूजुअल। सेम टू यू। थैंक यू सो मच। अब ये मैं तो ठीक हूँ, मगर ये लोगों की बातें सुन के मैं ठीक नहीं रहती। जब ये बातें होती है ना कि यार ये नफ्सियाती मसला नहीं है या ये जन्नाती मसला है, मतलब हम ज़माने जहालियत से निकल चुके थे, मुझे इस बात का यकीन था, मगर अभी फिर मैं डाउट में आ गई हूँ कि नहीं, अभी भी हम ज़माने जहालियत में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ क़यास आराइयों के साथ ज़िंदा हैं, मुख्तलिफ़ मिथ्स के साथ ज़िंदा हैं। और ये मिथ्स आज से नहीं चलती आ रही, ये जब से दुनिया बनी है तब से ही जो है वो ये स्टार्ट है। जी हमारे दादा कहते थे, परदादा कहते थे, फिर उनके जो है वो वालिद साहब कहते थे कि जन्नात के असरात होते हैं। मैं मानती हूँ इंसानों से ज़्यादा तादाद दुनिया में जन्नात की मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जिन जन्नात की बात कर रहे हैं वो जन्नात इतने फारिग हैं कि हर बंदे पर आ जाते हैं, या उनके पास जो है वो इतना फ्री टाइम है कि अगर कोई जाके दरख्त के नीचे बैठता है तो वो फ़ौरन से उसके ऊपर आशिक हो जाते हैं। ऐसा कोई जो है वो सिनेरियो नहीं है। हर इंसान पर जन्नात आशिक नहीं है और हर इंसान के साथ ऐसे मसाइल नहीं है। जहनी मसाइल लोगों के साथ ज़्यादा हैं, जिसमें जहनी तौर पर जो बीमारियां हैं, जिसमें आप शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से बात करें तो ये ख़वातीन में बीमारी बहुत ज़्यादा है। और इसमें ऐसा ही होता है कि आपके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं और आपकी जो है वो आवाज़ तब्दील हो जाती है और ऐसे लगता है कि किसी जन्नात के जो है वो असरात हैं। अचानक से एकदम जो है वो एक दौरे की कैफियत होती है और इंसान जो है वो हाथों से बाहर आ रहा होता है। वो एक औरत जो है वो अपने आप को बिल्कुल बेबस और वो लाचार महसूस कर रही होती है। 10 बंदे भी उसको मिलकर जो है वो पकड़ रहे होते हैं तो वो कंट्रोल नहीं हो रही। अब ये एक जहनी बीमारी है। अच्छा, यू आर सो राइट। शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं मोस्टली, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप मेरे साथ बैठी हुई हैं, एकदम से इनको कुछ अटेम्प्ट होता है और एकदम से ना ये किसी और से, हाँ मैं कह रही हूँ जी, तुम्हें पता नहीं मैं बात कर रही हूँ, नबी चुप रहो, हाँ अच्छा बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो, बैठ जाओ, तुम ठीक हो, कुछ खाओगी,
सामने वाला घबरा जाता है। जी, मेरे सामने से ऐसे एक दो लोग गुजरे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे मेरा होता है। एक्सपीरियंस है, मैंने देखी है ऐसी कुछ। वो लोग ये समझते हैं कि शायद इनको कोई जन्नात नज़र आ रहे हैं, शायद इनको जो है वो कोई दूसरी मखलूक़ात नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं होता। ये जहनी बीमारियां जो पाल रखी हैं, जो जहन के अंदर चल रही हैं। और शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि इसका शिकार ज़्यादातर ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन होती हैं जो नावल, डाइजेस्ट, इस तरह की चीज़ों से बचपन से रिलेट करती हैं और बहुत से जो है वो कोई हॉरर किस्म की मूवीज़ को लाइक करती हैं। अक्सर औक़ात जो है वो इस तरह देखने में आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कोई हॉरर मूवीज़ देखते हैं, कोई ऐसे नावल पढ़ते हैं, कुछ जासूसी की चीज़ों को जो है वो टटोलने की कोशिश करते हैं, तो जहन उसी से जो है वो चलना शुरू कर देता है। वो मेरी एक दोस्त थी, वो जासूसी नावल पढ़ती थी। आप कितना करीब तर गई हैं वैसे। बिल्कुल, वो इतनी नावल पढ़ती थी स्कूल के ज़माने से, जासूसी नावल। हम उसको ये देख के कहते थे, भाई तुमने किसकी जासूसी करनी है? वो पता क्या करते हैं, वो फिर किस्तवार उसको पढ़ते हैं कि इस एपिसोड में क्या हुआ। वो क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाती है। एपिसोड टू एपिसोड बढ़ता चला जाता है। आपने किसी ड्रामे की 100 एपिसोड देखी है जिसको आप सोप कहते हैं। ये सोप अगर आप जो है वो पहले जो है वो आपको पता है कि 100 एपिसोड के ड्रामाज हुआ करते थे और लोग 100 की 100 एपिसोड देखते थे कि क्यूरियोसिटी के आगे क्या होना है। अब वो देखिए, स्टोरी बनाने वाला जो है वो साइकोलॉजी से खेलता है। इसी तरह जब आप कोई नॉवल या कोई डाइजेस्ट पढ़ते हैं तो वो एक लंबी कहानी होती है। उस लंबी कहानी को खींचने के लिए न जाने कितने जो है वो उसमें टर्न्स होते हैं, कितनी उसमें जो है वो क्यूरियोसिटी होती है, कितनी उसमें सस्पेंस होता है। बहुत होते हैं। हाँ, ये जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स मोस्टली होते हैं, क्योंकि देखिए तो इनके साथ फेज आता है जाता है। शुरू के फेजेस, क्योंकि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, ऐसे है ना स्टेज। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जो शुरू के स्टेजेस हैं उसमें ऐसा सीन तो है ही नहीं इनके साथ कि टोटल ऐसे ही हो। जाहिर है बीमारी जब स्टार्ट होती है तो उसके सिम्टम्स कुछ और होते हैं, तो बढ़ते बढ़ते जो है वो सिम्टम्स हाँ जी होते हैं हर चीज़ पे। बिल्कुल, सामने वाले पे भरोसा नहीं करते। देखिए, वहम और तोहमात में पड़ना, ओसीडी भी एक जो है वो इसका बहुत अहम चीज़ है जिसमें ख़वातीन जो है वो इसका शिकार होती हैं, मर्द हज़रात भी होते हैं। मगर मैं इसी से जो फिल्म पे रहना चाहूँगी, ये जो आमिल बाबा होते हैं, जो जाली आमिल बाबा होते हैं, आप कभी जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस करें ना कि कभी आप इनके पास जाएँ या आपने इनको जैसे लोगों से सुना हो या देखा हो, ये भी तो जिन्नात से बात करते हैं, यही एक्ट करते हैं। अब क्या ये शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं या ड्रामा कर रहे होते हैं लोगों के सामने? इतने सारे अगर जिन्नात कंट्रोल करने वाले बाबा जो है वो मौजूद हैं, तो वो पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए जिन्नातों से जो है वो किसी ख़जाने का पता क्यों नहीं ले लेते? वो जो इतनी हमारे पास मादनियात हैं जिनको निकालने के लिए हमें जो है वो पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं और बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी पड़ती है। ज़रा जन्नात की ड्यूटी लगाएं ना, ज़रा पहाड़ तोड़ के आएँ और जो है वो वहाँ से जो है वो मादनियात और हीरे जवाहरात जो है वो निकाल के लेकर आएँ। ज़रा गारों में जो है वो घुसाएं ना जन्नात को। मतलब माजरत के साथ हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? और अगर हम कहते हैं जी फ़लाँ के पास जिन्नात है, उसने मेरे शौहर को ठीक कर दिया। ख़वातीन अपने शौहर ठीक करवाने जो है वो आमिल बाबाओं के पास जा रही होती हैं कि ये आमिल बाबा जो है वो तावीज़ दे देंगे, वो तावीज़ घोल के तुमने अपने जो शौहर को पिलाना होगा, ठीक हो जाएगा। कभी तावीज़ घोल के पिलाने से भी कुछ ठीक होता है? दे देती हैं जी, जेवर दे देती हैं, पता नहीं क्या कुछ, क्या राशन घर के सब कुछ। अभी तो खैर एक्ट बहुत सख्त आ चुका है। काला जादू करने वालों को जो है वो 7 साल की कैद और बाकायदा 5 लाख जुर्माना जो है वो आयद किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मैं समझती हूँ कि इस पर जो इसको जो कंट्रोल किया गया है ना, ये अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ये कंट्रोल हो जाए। मगर उनके ऊपर भी कोई जुर्माना आयद है जो करवाने के लिए जाते हैं। देखिए, ये अकीदा है, होता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मगर जो करवाने के लिए जा रहा है, ऐसे बाबाओं की इजाद पैदा करता है। ये भी तो कोई बंदा है, ये बंदी है जो ऐसे बाबाओं को ढूंढ के बाबा बनाती है और फिर उसकी पब्लिसिटी करती है। देखिए, शैतानियत जो है वो दुनिया में मौजूद है। जहाँ रहमान मौजूद है वहाँ शैतान भी मौजूद है। शैतानी अवामिल, शैतानी अमाल, शैतानी चीज़ें, ये सब जादू टोने में आती हैं। जब जादू टोना बरहक है, होता है, आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे भी हुआ। एक यहूदी ने किया उन पर जादू, और वो जादू के जो है वो सिम्टम्स और असरात भी जो है वो नुमाया हुए। वो इसीलिए हुआ कि उस वक्त में अगर आप पर गनूदगी तारी रहती है तो आप अपने सारे टेस्ट करवा रहे हो और टेस्ट आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। आपकी जो बीमारी होगी, आपकी बीमारी कभी भी आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आएगी। आप पे असरात हैं बदनज़री के। बदनज़री एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम इसको जो है वो बाकायदा तौर पे कहता है कि अगर किसी की बद नज़र लग जाए आपको तो ये कब्र तक पहुंचा देता है। ऊँट को हांडी में डालने वाला हिसाब होता है, इतनी बड़ी ये बुरी नज़र है। तो हम इसको मानते हैं, हमारे नफ्सियात इसको डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम जहनी बीमारियों की तरफ देखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो जहनी बीमारियों की वजह से परेशान हैं, ना कि वो कोई जादू टोने या किसी जिन्नात के असरात की वजह से परेशान है।
उन्हें लगता है सिम्टम्स कुछ मैच करते हुए होते हैं, क्योंकि जादू के जो असरात हमें सोशल मीडिया पर या इधर उधर जो है वो मिलते हैं, वो यही होता है कि जैसे थकावट का महसूस होना, नींद का पूरा ना होना, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहना, आपका एक दूसरे से जो है वो लड़ना झगड़ना, ये जादू के असरात हैं। लेकिन मैं आज आपको 2 टिप्स ऐसी बता दूंगी कि जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई जादू के असरात है या आप साइकोलॉजिकल किसी ब्रेक के बाद जी बीमारी में। थोड़ा सा डिटेल में दोनों जो टिप है हमारे साथ शेयर कीजिएगा, तो हम आपके साथ दोबारा ज्वाइन करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज ये सेगमेंट आपके लिए। ओके, वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं कि इंसान का नफ्सियाती मसला या फिर जिन्नाती मसला जिसको हम समझ नहीं पा रहे होते हैं वो क्या है। तो नबिया हमें को 2 टिप बता रही हैं जिसको हम जिन्नाती मसला कहते हैं, जबकि होता नफ्सियाती मसला है। वो क्या टिप्स हैं जिससे हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं रादर देन वी आर लुकिंग फॉर द आमिल जाली। अच्छा, सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है जिसका रवैया फ़ौरन से तब्दील होता है, या वो अपनी आवाज़ तब्दील करता है, या उसको जो है वो ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, उसे कोई साया महसूस हो रहा है, सबसे पहले तो उसको माहिर नफ्सियात को चेक करवाएं। सबसे पहले डॉक्टर के पास उसको लेके जाएं, बजाय कि आप किसी आमिल बाबा कहते हैं उसको चढ़ा दें और वो मार मार के उसको डंडे मार मार के झाड़ू में मार मार के उसका जो है वो जिन निकालने की कोशिश करे। इस तरह जिन नहीं निकलते। अच्छा, लोग ये कहते हैं कभी कभी जैसे कुछ ऐसा खौफ भी होता है ना कि सपोज सारे नीचे पोर्शन में सो रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन में कोई चीज़ लेने के लिए कोई जा रहा है और वहाँ की लाइट्स ऑफ है रात के टाइम पे और सब सो रहे हैं, और कोई बंदा ऊपर जब वो चीज़ लेने के लिए जा रहा है किसी कमरे में या ऊपर के पोर्शन में, तो उसकी ना खौफ से हालत टाइट हुई है। जी, लगता है कोई है जो मेरा हाथ पकड़ लेगा, तो मेरा गला दबा देगा, तो मेरे बाल पकड़ लेगा और मुझे खा जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर बिलफर्ज जिन्नात हैं भी तो वो आपको टच नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको बता दूं, जिन्नात कभी भी आपको जो है वो हाथ से नहीं पकड़ेगा, जिन्नात आपको जो है वो कोई आपको जप्पी नहीं डालेगा, जिन्नात ने कोई आपके बाल नहीं खींचने। जिन्नात आपके सामने आपको आकर डरा ज़रूर सकता है, लेकिन वो आपको तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक आप जो है वो अपने औसान खता ना कर दें। देखिए, आप लोग यही बात करते हैं, हाँ, ये कुछ अपने बच्चों में भी डाल देते हैं फिर। जी, बच्चों में भी डाल देते हैं। खौफ को भी वो जिन्नाती नाम देते हैं, वो कहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में जिन है। नहीं, कुछ नहीं है। मैं आज आपको जो है क्लियर कर देती हूँ, जिन्नात कभी भी आपको ऐसे नहीं पकड़ सकते। और दूसरी बात ये कि जी फलां वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है, वो मुझे यूं पकड़ लेगी, और बच्चों को आप डराते हैं भाऊ आ जाएगा आपको पकड़ के ले जाएगा। ये खौफ आप दूसरे के जहन में जो है वो इंडोज कर रहे हैं। एक खौफ के साथ जब आप ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो उस खौफ को आप किसी भी तरह का रंग दे सकते हैं। वो खौफ, वो फोबिया आपको किसी भी तरीके का हो सकता है। लाइक आपको अगर जन्नात से डर लगता है तो फिर आपको हर जगह जन्नात ही नज़र आएंगे। आपको लगता है कि आपका पीछा कोई कर रहा है, आपको दबे पाँव किसी की आवाज़ आ रही है, आपको किसी चीज़ें गिरने की आवाज़ आ रही है। अक्सर औकात रात के वक्त और जब सन्नाटा होता है या खामोशी होती है तो साथ वाले घर में किचन में भी कोई चीज़ें जो है वो खनक सकती हैं, गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, या किसी के चलने की आवाज़ आ सकती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद आपके घर में ऐसा हो रहा है। जब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता था ना, जैसे आप देखें बादशाहों के ज़माने के जो आर्किटेक्ट होते थे वो क्या करते थे कि वो धमक होती थी जब वो बनाते थे, तो वो जिस मेयार से उसको बनाया जाता था ना घरों को, या बड़े बड़े जो है वो मैदान, या आप कह लें कि बड़े बड़े जो महलात बनाए जाते थे, उनमें जब इंसान चलते थे तो धमक होती थी, और वो बाकायदा तौर पर जो है वो ईंटों से बनाए जाते थे। ईंट पे चलने की आपको आवाज़ फील होती है। जब भी आप किसी जो है वो सन्नाटे वाली जगह पर हों, घर पर हों, तो आपको चलने की आवाज़ ऑटोमेटिकली फील होती है। तो ये इससे डरना, खौफ महसूस करना, इसको जिन्नात का नाम देना, आपको मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों का आना, ये सब चीज़ें आपका खौफ भी हो सकती हैं। आपको पता है ये दाई अम्मा मकबरा है ना जी, जो यहाँ लाहौर में आपको पता है बड़ा मशहूर है जी। तो इसके बारे में इतने वीडियोस आप अगर गूगल करें तो आप देखें, इतने हॉरिबल वीडियोस बनाए गए लोगों ने, इतना उसको हॉन्टेड प्लेस कह दिया गया, इतना डराया गया। कंटेंट बिकता है ना, हाँ, कंटेंट बनाते हैं। जा जाके वीडियो बना रहे हैं, आज हम रात रह के देखेंगे कोई है तो नहीं, यूं तो नहीं। अच्छा, उनको पकड़ता कोई क्यों नहीं है? वो दाइया माँ निकल के उनको पकड़ क्यों नहीं लेती? बस ये अब मेरी कंटेंट बनाते हैं। मेरी बेटी ने देखी ये सारी चीजें, तो हमारा शूट था इत्तेफाक से वहाँ पे, तो फराल ने मुझे कहा कि मामा मैं नहीं जाऊंगी, आपने हॉन्टेड वीडियोस देखी, लोगों को डरा दिया ना। हाँ, उसको है, बच्चों को डरा। तो मैंने फराल को बोला, मैंने कहा भूत क्या कर लेगा ज्यादा, अगर कोई जिन्नात हमारे सामने आता है हमें क्या कर लेगा, हमसे बात करेगा। जैसे आप बात कर रही हैं, कोई करे, क्या पता ये करे। मैंने कहा ये हम पे हावी तो नहीं है ना, वो बात कर सकता है ना वो आपको टच कर सकता है। मुसलमान की जो एक मुसलमान इंसान है उसके कान में सबसे पहले बच्चे के कान में अजान दी जाती है।
अजान के साथ ही जो है वो मुसलमान का बच्चा जो है वो इस दुनिया में आता है और बाकायदा तौर पर हमारे वालिदैन हमें आयतल कुर्सी, चारों कुल ये पढ़ना बचपन से ही सिखाते हैं और हम पढ़ते भी हैं। जब आप अल्लाह के कलाम को अपने साथ साथ रखते हैं, कोई जिन जिन्नात आप पर असरात नहीं कर सकता। जिन्नात पे हम इवन जादू भी असर नहीं कर सकता। हावी नहीं है। नहीं, जिन्नात आप पे हावी नहीं हो सकते। इंसान अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूकात से अफजल मखलूक, यानी कि शऊर में भी अफजल, ताकत में भी अफजल। आप देखें जिन्नात में कितनी ताकत है, लेकिन इंसान में इतनी ताकत है कि अगर वो कुरान पाक से मदद लेकर कोई भी उस वक्त जो है वो सूरत पढ़ता है, सूरह नास पढ़ता है, सूरह फलक पढ़ता है, तो ये इतना इफेक्ट करती हैं। आप सिर्फ आयतल कुर्सी ही अपने साथ रख लें। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन चीज़ है। फिर मैं फराल को लेके गई, रात तक मैंने शूट किया। हाँ। जनरेटर बंद हो गया वहाँ पे, तो लोग चीखना शुरू हो गए कि हमने आपको कहा था ना यहाँ पे कुछ है मसला। हाँ। यहाँ पे ये जिन्नात हैं तो शूट नहीं करने देते, कोई प्लग काम नहीं कर रहा, कोई जनरेटर काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं होगी। रात के 10, 11, 12 बज गए, हम वेट करते रहे, मगर मैंने पूरा अपना ब्लॉग शूट किया। फराल भी साथ थी, हम छत पे भी गए, नीचे भी उतरे, पूरे अंदर मकबरा में सैर सपाटा की। मैंने कहा कुछ नहीं दिखाना, आपको किसी ने कोई तंग नहीं किया ना। और जनरेटर तो वैसे भी बंद हो सकता है, कोई फॉल्ट हो सकती है, लाइट की फ्लक्चुएशंस हो सकती है, तो ये कोई जिन्नात वाला खौफ नहीं था। ये जो आपने बना, फिर हमने ये बना के अपलोड भी किया और मेरी भी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस। मैंने वही कहा ना, ये सोशल मीडिया पर चलने वाली क्या सराइयाँ, सोशल मीडिया पे चलने वाली जो है वो हॉन्टेड प्लेसेस, आप जब तक खुद विजिट ना करें, आप जब तक खुद वहाँ ना जाएं, इन पर यकीन ना करें। ये कंटेंट बिकता है। मैं आपको बताऊं, किसी की भी ऊपर जो है वो गलत इल्ज़ामात लगाना, किसी भी जगह को जो है वो गलत प्रिटेंड करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना होना, लेकिन व्यूज़ लेने के लिए जो है वो बस लगे रहना कि किसी तरीके से हमें व्यूज़ मिल जाएं। इन व्यूज़ से इनको डॉलर्स आते हैं। जब डॉलर्स आते हैं तो उस कमाई से ये अपने घर के सर्कल चलाते हैं, अपनी जिंदगियां चलाते हैं। इनको नहीं पता कि अवाम पे क्या असरात हो रहे हैं, अवाम की साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या। जी, झूठी बातें, झूठी बातों पर जो है वो सारी चीज़ें बिक रही हैं। आज से 1400 साल पहले जो है फरमा दिया गया था कि एक दौर आएगा जो झूठों का दौर होगा, जहाँ पर क्या सराइयाँ होंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, और अफवाहें भी जो है वो ऐसे नेटवर्क से फैलाई जाएंगी। दज्जाली फितना करार दिया इसको। मैं सोशल मीडिया को दज्जाली फितने से कम नहीं समझती, क्योंकि यहाँ जितना पॉजिटिव काम हो रहा है वो कम है। पॉजिटिव लोग इस तरफ कम है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। लोग एक माइक उठाते हैं, वो 2000 रुपये का फ़ोन उठाते हैं और जाकर जो है वो वीडियो कर देते हैं। आपको पता कुछ नहीं, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर जो है वो लोगों की साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इस तरीके से जो है वो नहीं होना चाहिए। ये भी तो नफ्सियाती मसाइल है। जी बिल्कुल नफ्सियाती मसाइल हैं, क्योंकि एक इंसान जब आप अपने आप को जो है की लालच, हाँ, पैसे की लालच, ये लालच है, ये भी नफ्सियाती मसाइल है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेंगे, इस पर भी बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके बैक। अच्छा नबिया, फिर ये मुझे बताइए कि इंसान ने अगर खुद चेक करना है कि मुझे नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं, तो वो क्या चेक करे? जो लोग कहते हैं ना कि कंधे भारी रहना शुरू हो गए हैं, सर चकरा रहा है, उठा नहीं जाता, दो टांगों पे खड़े नहीं हो सकते, तो क्या ये वाले नफ्सियाती मसाइल के साथ अटैचमेंट है इससे कोई? देखिए, कुछ टेस्ट जो है वो लाजमी होते हैं। जैसे आपकी डीप स्लीप सर्कल जो है वो डिस्टर्ब है, तो आप ये देखें कि ये किस वजह से हो रहा है। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए रात की, वरना इंसान जो है वो मुख्तलिफ जहनी बीमारियों में जो मुब्तला हो जाता है। फिर आपका HP लेवल बहुत काउंट करता है। आप अपना CBC जो है वो लाजमी करवाएं। हर 2 महीने 3 महीने बाद जो है वो CBC चेकअप जो है वो होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपके खून में जो है वो किसी चीज़ की मिकदार बढ़ तो नहीं रही, या कहीं कोई ऐसा जो है वो आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ या कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। क्योंकि अक्सर औक़ात जो है वो जब आप जहनी बीमारियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपके बॉडी में ये चीज़ें जो है वो नज़र आनी शुरू होती हैं। चेहरे पे पिलाहट ज़ाहिर होनी शुरू होती है, खून की कमी वाक़या होती है, खाने को दिल नहीं करता, स्टमक जो है वो काम करना छोड़ देता है, आपका जो है वो पैदल चलने को दिल नहीं करता, आप बहुत जल्दी थकावट महसूस करते हैं, नींद पर आपका जो है वो गलबा होता है। अब यही सारे सिम्टम्स जो हैं वो लोग जादू के भी बताते हैं कि जी ये जो है वो अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो तो ये जादू है। चले मैं आपको ये भी बताती हूँ, आप अल्लाह के कलाम से इसका बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। सूरह नास बेहतरीन चीज़ है। आप जब ये सूरह नास 3 दफ़ा पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के किसी भी शख्स पे फूंक मारते हैं या उसको पानी पिलाते हैं, तो अगर उस पर जादू टोने या नज़र बद के असरात हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 3 दिन में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, अगर आप 3 दिन तक ये अमल करते हैं। लेकिन अगर वो बीमारी है तो वो मज़ीद जो है वो बढ़ती चली जाएगी
उसमें आपका जो है वो और आपकी नींद ख़राब होती चली जाएगी। आप जो है वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, उसका आपको सवाब मिल रहा है, वो आप पर असरात भी हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप मेडिसिन नहीं लेंगे, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि जो है वो दुआ के साथ दवा बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है, और जब तक आप दवा नहीं लेंगे, अब जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस हवाले से अगर आप कोई खौफ महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, डिपेंड ऑन कि आप सिर्फ थेरेपी सेशन से ही ठीक हो जाएंगे या आपको मेडिसिन भी जो है वो देनी पड़ेगी, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। तो हम ये बाद में जो है वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन खुद से इंसान अगर पता लगाना चाहता है तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो लाजमी करके रखें। CBC अपना लाजमी करवाएं। एक आखिरी सवाल ज़रूर करना चाहूँगी ऐड ऑन कि आज देहात की बात करूँ मैं या फिर अभी पढ़े लिखे शहरों की बात करूँ, इधर भी आज की औरत जो है या कोई मर्द इस बात पे यकीन करता है और इसी बात पर लोगों के सामने बैठ के बात करता है, जी तलाक क्यों हुई थी, तो ये क्यों हुआ, वो मेरे मियाँ ने काला जादू करवाया था, जी वो क्या हुआ, मेरी सास ने काला जादू करवाया था। आज भी लोग इस बात पे यकीन करके इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी क्या कहेंगी? ये नफ्सियाती मसला ही है? अच्छा नहीं, देखें जादू, मैंने आपको बताया ना कि जादू मौजूद है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि आप इसको डिनाई कर सकते हैं। अगर आपके घर से तावीज़ात मिले हैं आपको, अगर आपके घर से कोई ऐसे सिम्टम्स मिले हैं जिससे बाकायदा तौर पर इस चीज़ की इंडिकेशंस हो रही हैं कि किसी ने कोई अमल करवाया है, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर समझ आ जानी चाहिए कि अमल तो हुआ है। अगर आप पे खून के छींटे आते हैं तो ये सब चीज़ें ऐसे तो नहीं होती है, साइकोलॉजिकली नहीं है। साइकोलॉजिकली तब है जब आप खुद से इसको समझ रहे हो, आपके पास इसका कोई सबूत ना हो और आपके जिस्म में और आपके जहन में जो है वो वहम और तोहमात की वजह से जो है वो ये फिक्स हो जाए कि मुझ पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, लेकिन आपके पास सबूत कोई नहीं है। सबूत के साथ जो चीज़ आपको मिल रही है उस पर आप जो है वो उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, उस पर फिर आपको इसका जो बाकायदा तौर पे अल्लाह के कलाम से किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आमिलीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो किसी जादू के तोड़ करवाने वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह के कलाम से ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है, जो है वो ऐसी सूरह मुबारका जो है हमारे पास मौजूद हैं कि जिन्हें पढ़कर आप अपने ऊपर दम करके या पानी पीकर जो है वो इसका बाकायदा इलाज खुद अपने घर में भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई जहनी बीमारी है, आप जो है वो बारहा फील करते हैं, देखिए ये एक लोगों को वहम भी हो जाता है कि मुझ पर शायद जादू टोना कराया है, अपनी गलतियां भी होती हैं, अपने बिहेवियर में भी इश्यूज़ होते हैं, दूसरे को एक दूसरे को समझ भी नहीं रहे होते, लेकिन शायद ये समझते हैं कि हमारा रिश्ता तोड़ने में जो है वो किसी तीसरे बंदे का हाथ है या कोई तीसरा बंदे ने जो है वो जादू टोना करवा दिया। हर जगह जादू टोने को लेकर ना आ जाए करें, हर जगह जादू टोना पॉसिबल नहीं होता। जादू टोना करवाने के लिए आप यकीन करें जो ये बंदा करवाता है उसका बहुत वक्त दरकार होता है, बड़ा पैसा दरकार होता है, बड़े जो है वो इसमें वामिल दरकार होते हैं। ये फिर किसी दिन जो है वो कोई हम तफसीलन प्रोग्राम करेंगे तो मैं उसमें आपको जो है वो कुछ इसके बारे में बताऊंगी। मेरे पास केसेस आते हैं जिसमें लोग ऑटोमेटिकली आकर ये कहते हैं कि हमारा जादू टोने की वजह से जो है वो रिलेशनशिप ख़राब हो गया, और इस चीज़ को पकड़ के वो इतने स्ट्रेस में होते हैं, इतने डिप्रेशन में होते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन, कि उनको इस चीज़ से निकालना एक बहुत बड़ा जो है वो मामला होता है। तो मैं हमेशा ख़वातीन को ये कहती हूँ कि पहले अपनी गलतियाँ सोचें और अपने पार्टनर की गलतियां सोचें। अगर आपके दरमियान में कम्युनिकेशन गैप था और आप लोगों ने एक दूसरे को कभी बताया ही नहीं कि आप किस चीज़ से खाइफ हैं, तो फिर आप इसे जादू टोने का नाम नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई जो है वो तावीज़ निकल आए हैं, कोई और चीज़ें हुई हैं, कोई खून के छींटे आए हैं, आपके कपड़े कटे हुए हैं, तो ये जादू टोने की अलामात में जो है वो ये कंसीडर होती हैं, हम इसको डिनाई नहीं करते। लेकिन बहुत सारे माहिर नफ्सियात इस चीज़ को भी डिनाई कर देते हैं कि नहीं जी ये भी शायद जहनी खराफात का नतीजा है, बट ऐसा ऑटोमेटिकली होता नहीं है। मैं ये आपको जो है वो बता दूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गनूदगी का तारी रहना भी आपके ऊपर जो है वो अवामिल की निशानदही करता है, बट ये नज़र बद के असरात भी होते हैं। इसलिए हमें तीनों चीज़ों को कंसीडर करना है कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। बड़ा माइनर सा जो है वो एक लाइन का फ़र्क है, नज़र बद, जादू टोना और जहनी बीमारियाँ। इसीलिए सबसे पहले इलाज की तरफ बढ़ें, उसके बाद अगर आपके पास कोई सबूत मौजूद हैं तो फिर आप जो है रूहानी इलाज की तरफ बढ़ें, और तीसरी ख़ास बात कि आप इस रूहानी इलाज को ऑटोमेटिकली ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जहनी इलाज खुद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास बहुत अच्छे माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं, मुझसे भी रुजू कर सकते हैं, जैसे आप बेहतर समझें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपका फेवरेट सेगमेंट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि ये आपके हिसाब से तो मुझे लगता है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सेगमेंट है, जो जिस पे हमें बड़ा एतमाद है, जहाँ हम सब चीज़ों से जब डिसहार्टेड हो जाते हैं कि ये चीज़ काम नहीं करी, ये चीज़ काम नहीं करी, वो दवा असर नहीं करी, तब हम इस चीज़ पे आते हैं कि हमने हर्बल मेडिसिन पे आना है, हमने हर्बल नुस्खों पे आना है, हमने थोड़ा सा नेचर के करीब होना है, हमने अपने नेचर के साथ जुड़ना है, तब हमने अपनी सेहत को ठीक करना है।
अच्छा, अब इसमें क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे हैं आपकी बॉडी के। हर चीज़ की एक्सेसिवनेस तो हर चीज़ बुरी होती है, मगर एक लिमिट के दायरे में अगर किसी हर्बल चीज़ का इलाज किया जाए और अच्छी ग़िज़ा खाई जाए और हमें अपनी चीज़ों के बारे में पता हो कि भाई ये वाली चीज़ हमें फ़ायदा दे सकती है, इस चीज़ का हमें नुकसान है, ये खाना छोड़ दो, ये पीना शुरू कर दो, तो फिर उसमें क्या बुराई है। तो आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर और शुगर के ऊपर, जो कि आपको पता है हर घर का मसला है। पाकिस्तान अगर आप देखें तो ये एक टॉप पे आ रहा है ब्लड प्रेशर और शुगर के इश्यूज़ को देखने में, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है, हर दूसरे बंदे को शुगर का मसला है, और तो और ये मसला ये कि हम कुछ गलतियां करते हैं। क्या हम रोटी ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि जिसकी वजह से हमें शुगर हो जाती है, या फिर हम हमारी डाइट में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम कहते हैं कि बुरी डाइट ले रहे हैं, ऑयली खाने, चिकनाई हमारी जो है ना इनटेक में बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से, या एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी लाइफस्टाइल का कोई ऐसा हिस्सा है। इन सारे रीज़न्स को आज जानेंगे कि जिसकी वजह से हम ये शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियों में फंसे हुए। हकीम अमजद इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, और हमदर्द के साथ जुड़े भी हैं और लोगों के लिए हमदर्दी भी जो है वो पैदा करते हैं अपनी इस नेकियों से। और आज आपके लिए यहाँ पे हैं, हम इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं कि क्या कॉज़ है, किसकी वजह से, और कैसे इंसान अपने आप को ट्रीट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फिर से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऑल द वे क्योंकि कराची से आते हैं, आपका लंबा सफ़र होता है और फिर भी आप हमें टाइम देते हैं। हमने आपको मदऊ भी किया कि आप इस टॉपिक को आज एलैबोरेट करें। सबसे पहले तो हम शुगर को लेकर चलते हैं कि ये शुगर क्या है। हम जो कहते हैं शुगर, क्या शुगर जो हम चीनी जिसको बोलते हैं, उस चीज़ को हम शुगर कह रहे हैं जो हमारे जिस्म में आ गया है? जी बेसिकली बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख़्याल में हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो इससे मुतासिर है और परेशान है। दवाओं की एक ना ख़त्म होने वाली रेंज है जो चल रही है मुसलसल। तो बेसिकली ग्लूकोज़ जो है वो एक ऐसी सोर्स है जो हमारी बॉडी में एनर्जी जिससे हम गेन करते हैं, और ये ग्लूकोज़ जो है वो हमारी ग़िज़ा से हमें लेना पड़ता है, ठीक है। और बॉडी को इस ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज, ये जो लबलबा होता है, इसमें एक सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स कहलाते हैं, वो रिलीज़ करते हैं एज़ पर नीड। जो है जब हमारी बॉडी में एक लेवल बढ़ता है ग्लूकोज़ का, तो फिर इंडिकेशन जाती है कि इंसुलिन जो है वो रिलीज़ हो, और उसके नतीजे में वो ना सिर्फ ये कि वो एब्ज़ॉर्ब होती है हमारे मसल्स में, और उसके जो भी फ़ायदे हैं वो हमें मिल जाते हैं। पावर जनरेशन हो जाती है और बहुत सारे मामला जो हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। तो लेकिन जब यही चीज़ें एबनॉर्मल होना शुरू हो जाए, एक सूरत ये हो सकती है कि आपका जो लबलबा है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा, कम कर दी उसने बनानी, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपकी इंसुलिन तो बन रही है लेकिन बॉडी के अंदर जो है उसकी रेजिस्टेंस आ गई, एक्सेप्ट ही नहीं हो रही। बहुत सारे लोग जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो बहुत शुरू में बहुत अच्छे चल रहे होते हैं इंसुलिन बाहर से लेकर, लेकिन एक वक्त आता है कि वो इंसुलिन उनके ऊपर काम करना छोड़ देती है। तो यही जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर उनके अंदर आ जाती है, जो कि बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। तो इसको हमें जो है, और ये कुल्लियतन ये हमारा लाइफस्टाइल जो है ये उसके ऊपर बेस करता है ज़्यादातर, अगर हम इसको देखें तो उसमें हमें और उसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपने खाने पे ही फोकस करना है। आपका खाना बड़ा एक अच्छा हेल्दी डाइट होनी चाहिए, प्लस उसको कंज्यूम करने के लिए जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। फिर जिस किस्म के फूड हम अपने आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जैसे ख़राब किस्म की चिकनाइयाँ हैं या ये अटरम शटरम, मतलब तेल वगैरह में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हाँ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो। अच्छा, जो कॉम्प्रोमाइज़ हो। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल इसी पे बनता है मेरा, मुझे बताएं ये जो सनफ्लावर ऑयल है, ये जो कनोला ऑयल है और ये जो पाम ऑयल है, ये कितने नुकसानदेह होते हैं और कितने फ़ायदेमंद होते हैं? इन तीनों में से कौन सा जो है वो फ़ायदेमंद है जो आम आदमी जो है इस्तेमाल कर सकता है, और कौन सा बहुत नुकसानदेह है? अच्छा देखिए, जो ऑयल्स नेचुरल वे में निकले हुए कोल्ड प्रेस, वो तो अच्छे ही होते हैं अगर उसमें कोई सीड में कोई ख़राबी ना हो।
सीड जो है वो GMO सीड जो कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड अच्छा। सीड है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है आजकल कैंसर की शक्ल में हमारे यहाँ उसके नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारी ग्रेन्स, बहुत सारे हमारे अनाज इस पे चल रहे हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके, कई जगह करता हूँ मैं, कि हम जहाँ रहते वहाँ पैदा होने वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए, और हमने अपने माँ बाप को, अपने आबा व अजदाद को सरसों का तेल, तिल का तेल इस्तेमाल करते हुए बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते हुए देखा, और फिर वो दुनिया से रुखसत हुए। बहुत सारे रुखसत हो गए, बहुत सारे मौजूद हैं, और हम ये देखते हैं कि वो बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। उनके घुटने अच्छे हैं, उनकी बॉडी जो है वो, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनकी स्किन अच्छी है, उनके बाल बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन में जो मल्टीपल डिलीवरीज़ का एक फ़िनोमेना पहले हुआ करता था, अब इतना नहीं है, वो बड़ी हेल्दी लाइफ गुजारती थी। उनके बच्चे भी सेहतमंद होते थे, वो ख़ुद भी सेहतमंद रहती थी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये सीखने के लिए होती हैं। हम इसको इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले नंबर पे चीज़ जो है वो कितनी अच्छी है, यानी वो कोई कहीं अपनी साख्त के एतबार से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, या जब हम उसको हम ऑयल निकाल रहे हैं या कोई और उसमें ऐसे कोई चीज़ उसमें हम एडिशन तो नहीं कर रहे हैं ऐसी जो नुकसान का सबब बन रही हो, प्रोसेस का तहत उसमें फिर ये वो रखा हुआ है। उसको फिर एक और चीज़ भी है कि आप एक ऑयल जब आपने लिया कढ़ाई में, पतीली में, किसी भी चीज़ में, तो आप उसको कितनी बार पकाते हैं। तो बार बार एक ही चीज़ में आप पकाए चले जा रहे हैं। यूज्ड ऑयल एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना है हमारे यहाँ के, बाहर ममालिक में से यूज्ड ऑयल जो है वो हमारे यहाँ इंपोर्ट हो जाता है। उसमें क्या चीज़ तली गई थी कतई नज़र इसके, हम बस लेते हैं कि ये सस्ता है और हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो कितनी बार इस्तेमाल हुआ और उसमें क्या चीज़ तली गई, ये सवालिया निशान है बहुत बड़ा। अच्छा, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जो तेलों की बात हम कर रहे हैं उसमें सही तेल जो आपको चुनाव बता रहे हैं वो कौन सा है। ठीक है, एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हम यहाँ पर तेलों की बात कर रहे हैं, तेलों की पहचान बता रहे हैं, क्योंकि जैसे कि बात की यहाँ पर हकीम साहब ने कि जो गलत चिकनाई है जब उसका आप एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, उसको इनटेक करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके मामलात ख़राब होते हैं। तो हम तेलों के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें हम पूछ रहे थे पाम ऑयल के बारे में भी बताइएगा, कनोला के बारे में भी जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, सूरजमुखी का जो, और सरसों का जो तेल। अब ये सरसों के तेल में भी आज के दौर में जो हम लोग सोशल मीडिया पर रील देख रहे हो तो उसमें कहते हैं कि वो तो बहुत उसमें फ़ैट्स होते हैं। तो क्या ये इसमें फिर अगर कोई आम बंदा, जैसे अगर कोई 30 का, 35 का, 40 का या 50 की एज या 55 की एज का बंदा है और वो सरसों का तेल खाता है, तो क्या इज़ इट सेफ़ फॉर हिम टू हैव दैट? देखिए, यही मैं बार बार ये कह रहा होता हूँ कि एरोसिक एसिड जो है ना, जिसके बारे में बड़ा वावेला है कि वो इसके अंदर होता है और उसके बड़े नुकसानात हैं, तो क्या पहले नहीं था? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला की जो सनाई है ना, जो वो चीज़ को तख्लीक करता है, उसमें प्रो एंड कॉन्स दोनों रखते हैं। तो हम किसी एक चीज़ को निकाल कर उसके बारे में गुफ्तगू शुरू कर दें, तो ये मेरा ख़्याल है कि मुनासिब बात नहीं है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती आई हैं, हमारे अजदाद ने इस्तेमाल किए हैं इनको, और उसके मुकाबले में हम किसी और GMO या हाइब्रिड सीड को उठाने के लिए या उसको मार्केट में लाने के लिए अगर हम इसमें से या ख़राबियाँ निकालना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये कोई जस्टिफाइड चीज़ है। तो पहली चीज़ ये कि ये हमारा ये बिलीफ होना चाहिए कि चूँकि हमारे आबा व अजदाद ने इसको इस्तेमाल किया, करते रहें। मुझे भी याद है, मैंने अपने बचपन में इस्तेमाल किया काफ़ी, तो उसको बिल्कुल क्वाइट सेफ़ है, कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं है कि जिससे कि कोई गड़बड़ हो। क्योंकि मुझे तो याद है कि आलू गोश्त अगर मैंने खाया तो सरसों के तेल में खाया, उसका जायका, उसकी सौंदाहट इतनी अच्छी होती है। अगर किसी ने कभी नहीं पकाया तो पका के देखें, इतना अच्छा लगता है। सरसों के तेल में साग जैसे बनते हैं, यहाँ लाहौर में भी सरसों के तेल में लोग सब्जियाँ बनाते हैं, और उतनी अच्छी सौंदेदार खुशबू जायके में भी आम तेल से बहुत अच्छी होती है। और जहाँ पर इफ़ादियत की बात कही है आपने कि पहले ज़माने में वाकई कुछ नहीं होता था, मगर अब हम कुछ सूंघ भी लें तो हमें कुछ ना कुछ होना शुरू जाता है। अचार आज भी इसी में डलता है, सरसों के तेल में, ऐसे ही है, और हाँ? किसी चीज़ में हम नहीं डालते अचार। हाँ, अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो अचार है ये भी फ़ायदेमंद होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं, तेल निथार के दो अचार को, तो ये अब सरसों के तेल में अचार बनता है। अगर इसको रोज़ खाने के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है?
बिल्कुल नुकसान नहीं है। अचार एक बहुत हेल्दी चीज़ है और ये बरसगीर का जो कुजीन है ना हमारा, हाँ। ये जो हमारा विरसा है, हाँ। जो चीज़ें हमें उसमें मिली हैं, इसमें कमाल किस्म की चीज़ें हैं। अचार भी उसमें से एक है। और स्पेशली जब हम उन सब्ज़ियों में उस ऑयल में हम सब्ज़ियाँ भिगो देते हैं, फिर उसमें हम डिफरेंट किस्म के मसाले डाल रहे होते हैं और फिर उसको धूप लगा के रख रहे होते हैं, तो उसके असरात उसके अंदर आ रहे होते हैं। तो ये जो ऑयल होता है इसका, ये एक बड़ी हेल्दी चीज़ होती है। ये हमारे गट बैक्टीरिया के हवाले से, हमारे जॉइंट्स के हवाले से, हमारे हाजमे के हवाले से ये बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है। और नो डाउट ये एक कमाल चीज़ है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हर खाने में अचार जो है वो मौजूद होना चाहिए। क्या बात और डिफरेंट चीज़ों का अचार होना चाहिए। आपने तो हमारा खाना मज़ेदार बना दिया। मुझे एक और चीज़ बता दें, जो अचार से कुछ लोगों का गला ख़राब होता है, तो उसकी कोई टिप है तो बता दें कि किस तरीके से कुछ लोगों को अगर गले में एलर्जी होती है, गला ख़राब हो जाता है, तो वो कैसे बच सकते हैं? उसमें ये देख लीजिए कि जो अमूमन बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो अचार को फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं करना, तो वो ना करें। उसकी वजह से होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों को इटसेल्फ कोई ऐसी चीज़ है जो उनको चिकनाई से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, अच्छा। गले में लगता है उनके, तो उससे ज़रा सा परहेज़ कर लीजिए। फिर इसमें कुछ लोग टाटरी वगैरह जो है या खटास जो है वो एक्स्ट्रा डाल देते हैं, वो ना तो उससे अवॉइड कीजिए। ये 3 चीज़ों से आप बचा लें तो, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको डेवलप करवाइए, उसको बनवाइए और फिर सारा साल खाइए। आए हाय, आपने तो हमारा खाना मज़ेदार कर दिया। पाम ऑयल के बारे में भी बताइएगा। पाम ऑयल सुना है ये तो सस्ता भी है ना? हाँ, सस्ता भी है, हमारे यहाँ की चीज़ नहीं है, बाहर से हम इसको मंगवाते हैं, यहाँ आता है ये। और मुझे मतलब देखिए चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं, पाम ऑयल भी है, ये कैनोला भी है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम इन चीज़ों को के लिए अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों करें? ठीक है, वही हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं और वो हमारे खित्ते की चीज़ है, हमारे लिए बनाई गई है, हम वहीं पैदा हुए हैं, तो हम दूसरी चीज़ों की तरफ क्यों जाएं? हाँ, कोई मजबूरी अगर है, अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई और बात है, तो फिर बेशक आप उससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा लीजिए। अच्छा, और नमक के ऊपर भी बात करते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर भी आज हमारा टॉपिक है। नमक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। हमारे खानों में तो बहुत ही ज़्यादा हस्बे ज़ायक़ा हमें नमक चाहिए होता है, तो सारा इल्ज़ाम जो है ये नमक के ऊपर जाएगा कि जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है वो ये ज़्यादा नमक खाने की वजह से होता है? क्योंकि मोस्टली घर में 4 बंदे बैठे हैं तो यही कहते हैं कि बहू तुम जो हो ना नमक थोड़ा सा रखती हो, जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है, तुम हमें भी मरवाओगी, नमक हल्का हाथ रखो। तो ये सही बात है? नमक यकीनन जिन लोग ख़ासतौर पे जो नॉन पेशेंट्स हैं, हाँ, उनमें भी नमक जो है वो बहुत ज़्यादा सोडियम है, चूँकि वाटर रिटेंशन करता है, पानी को रोकता है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब लोग बिल्कुल, और उसमें अच्छा एक स्टैंडर्ड भी है WHO को अगर हम देखें तो वो कहते हैं जी नॉन पेशेंट्स भी जो हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, या जो वो भी एक मखसूस मकदार, कम मकदार में 2 ग्राम पूरे दिन में नमक का इस्तेमाल जो है वो, हालांकि हम उससे भी कम करते हैं, वो तकरीबन ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो एक नीड है नमक की वो पूरी हो जाती है। फिर साथ में आप आपको देखें एक और भी चीज़ है कि आपकी टेबल पे जहाँ नमक दानी रखी हुई होती है वहाँ काली मिर्च की भी एक शीशी रखी हुई होती है। तो ये सोडियम है, वो पोटेशियम है, हाँ, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। वाह, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको हमेशा उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। हम नॉर्मली फ्राई अंडा खा रहे होते हैं या बॉयल अंडा ले रहे होते हैं, तो ऊपर से उसमें जो हम नमक छिड़कते हैं, डालते हैं, हाँ, साथ में नमक के साथ हम काली मिर्च भी ऐड करते हैं, तो काली मिर्च को डबल कर दीजिए। हाँ, तो उससे आपको इसके जो हैज़र्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वाह, अच्छा, और ये जो कहते हैं कि सैलड वगैरह में या किसी चीज़ में ऊपर से जो एक्स्ट्रा नमक डालते हैं जो पक्का हुआ नहीं है, तो खाने में ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, पके हुए खाने में खा रहे होते हैं और डालना शुरू कर देते हैं कच्चा नमक, तो क्या वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है या फिर इट्स ओके टू टेक? नहीं, उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो वैसे ही नुकसानदेह, इतना नमकियात नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़, हमारी जो रूटीन है वो हेल्थ के एतबार से अप टू दी मार्क नहीं है। तो हमें बचकर चलना चाहिए ऐसी तमाम चीज़ों से जो किसी भी हवाले से ये वाला फिनोमेना क्रिएट कर सकें, क्योंकि इसको कहते हैं साइलेंट किलर, इसको हाई ब्लड प्रेशर को। यानी आप बहुत सारे लोग हैं जो घूम फिर रहे होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर होता है, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता। ठीक है, जो शरियानों में जो पड़ने वाला प्रेशर है खून का,
वो बेसिकली ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ये जब बार बार ये प्रेशर डालता है तो उससे ना सिर्फ डैमेजेस होते हैं हमारी उन वेसल्स में जिसमें खून दौड़ रहा है, उसके नतीजे में वो शरियानें सख्त होना शुरू हो जाती हैं, उनकी लचक मुतासर होती है, और उसके नतीजे में फिर बहुत सारी चीज़ें जो खून की सप्लाई है, जो हमारी बारीक बारीक रगें हैं, नसें हैं, जैसे गुर्दों में हैं, जैसे आँखों में हैं, वो मुतासर होना शुरू होती हैं और वो उनमें डैमेजेस आने शुरू होते हैं। तो इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें जो हैं वो एक नुकसान का सबब बनती हैं। हमें इसकी तरफ यकीनन ध्यान से और स्मूथली। अच्छा हकीम साहब, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं या फिर जो अभी है नहीं मगर लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं लोग कि उनको लगता है कि अब हम शायद ब्लड प्रेशर की तरफ जाने लगे, इनकी कोई डाइट, इनकी कोई सब्जियां, इनकी कोई फल, ऐसे कोई ग़िज़ा इनके लिए जो बहुत ज़रूरी है और अच्छी है इनके लिए, उस पर ज़रा मैं कहती हूँ रोशनी डालें आप। अगर डायबिटिक अभी तक नहीं हुए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आपने नमक का इस्तेमाल जैसा मैंने डिस्कस किया वो कम कर दें, तली हुई चीज़ें, फ्राइड आइटम्स वो कम कर दें। आपकी ग़िज़ा जो है उसमें सब्ज़ियाँ, उसमें फल, उसमें ये ग्रेन्स, दालें, स्प्राउट जो हम बना के इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो, ये बड़ी क्लासिकल डिश है जो आपके पास लेनी चाहिए। और एक जनरलाइज्ड टर्म जो मैं नॉर्मली, चूँकि हम आदी हैं खाने के मुख्तलिफ़ किस्म के जो किचन में चीज़ें बन रही होती हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ जो सबके लिए बता देता हूँ, उसमें किसी को अपना किचन अलग करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप जो सब्ज़ियाँ हम छील के पकाते हैं, टिंडा, तुरई, लौकी, कद्दू, गाजर, शलजम, फ़िलहाल आलू और अरवी अलग कर दें। इनमें से कोई सब्ज़ी लीजिए 70%, 30% गोश्त हो, उसको आप बनाइए शोरबे की शक्ल में, और चक्की के आटे की रोटी हो, बहुत अच्छा है। जौ के आटे की रोटी हो, डायबिटिक भी है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी लो है, तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है और बड़ी हेल्दी डाइट बन जाती है। साथ में कभी भी हरी चटनी या आलू बुखारे की चटनी को ना भूलें या अचार को ना भूलें, वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डेवलप करवा कर और आपको एक उसको एब्जॉर्ब होने में, उसको हज़म होने में वो मदद फराहम करता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। वाह। अच्छा, बीन्स स्प्राउट्स जो हैं उसके बारे में कुछ बताइएगा। बड़ा सुना है कि इम्यूनोग्लोबिन होता है इसके अंदर, तो ये किस लिए होता है? ये हमारे जिस्म में, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है ये कोई? दरअसल इसको इस अंदाज में देखिए कि एक बीज वो एक दरख्त में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी होती है कि वो इतनी क़ुव्वत होती है उसके अंदर कि फिर वो एक ज़मीन फाड़ के ना सिर्फ निकलता है और कुछ अरसे तक ज़मीन में वो स्टे करता है। वहाँ उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ख़ुद से वो परवरिश हो रही है उसके अंदर इतने जो है पावर मौजूद है। फिर वहीं से उसने जो है वो स्प्राउटिंग की और वो ज़मीन में से बाहर निकला और फिर दरख्त की शक्ल इख्तियार करी है, और फिर वो बरसा बरस तक लगा रहता है और लोगों के लिए फ़ायदे का सबब बन रहा होता है कि उसमें हम फल भी लग रहे हैं, उसमें फलियाँ भी लग रही हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ भी लग रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। तो इसलिए उसकी ताकत से जो है वो इनकार नहीं है। बहुत अच्छा प्रोटीन की एक बहुत अच्छी शक्ल है, एक हेल्दी चीज़ है। इसको हमेशा अपने ग़िज़ाओं में किसी न किसी अंदाज में मुख्तलिफ दालों के लेके, प्रोटीन है दाल चुके, मैंने अंडे में शुरू किया हुआ है, मैं ऑमलेट ये में बना बहुत के अच्छा खाती हूँ। है और इस तरफ हमें आना चाहिए, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इट्स वेरी हेल्दी, बहुत अच्छी है। और वाह, बस एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। इसी तरह की मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे जो कि आपकी सेहत से जुड़ी है। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। अब हम हकीम अमजद साहब से पूछेंगे कि जो शुगर के पेशेंट है उनकी क्या डाइट होनी चाहिए, उनकी क्या ग़िज़ा होनी चाहिए, उनकी कौन सी सब्ज़ियाँ होनी चाहिए। फिर बड़े बड़े कहानियाँ, जैसे लोग कहते हैं कि ज़मीन के अंदर की जो सब्ज़ियाँ हैं वो नहीं खानी, ज़मीन से बाहर की जो सब्ज़ियाँ वो खानी। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, कैन यू एक्सप्लेन कि कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी है, कौन सी नहीं? अच्छा, मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी कि अगर हम सिर्फ खाने पीने तक महदूद रहें। अच्छा, कि हम सिर्फ उस पर बात करें, क्योंकि डायबिटीज़ जो है ना, शुगर जो है, ये बुनियादी तौर पे पूरे लाइफस्टाइल उसके पैटर्न उसको चेंज करने का नाम है। तब जाके आप इसकी जो होने वाले नुकसानात हैं उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, उसमें डायबिटीज़ जो है वो होती क्यों है कि आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खा रहे हैं, बैठे हुए अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, ऐश कर काका। और हमारे यहाँ आजकल बहुत है एनर्जी ड्रिंक्स, ये चीज़ खा लो इसमें इतनी ताकत है, ये चीज़ खा लो इसमें इतनी ताकत है। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं? हमारे यहाँ जो जॉब करने वाले लोग हैं
सुबह 9 से और 5:30-6 बजे जो टाइम होता है, बैंकिंग सेक्टर्स में लोग जो हैं वो 8-9 बजे तक बैठे होते हैं, एसी में बैठे होते हैं, दावतें चल रही होती हैं, जंक फूड आ रहा होता है और जनाब अपना काम वो उसमें कर रहे होते हैं। उनके पास जो टाइम होता है ये वाला अपने ये पूरा इसमें कहीं कोई हेल्दी एक्टिविटी कम से कम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेस होता है। ख़ास तौर पे जो टारगेट ओरिएंटेड जॉब जिनकी है कि भाई ये काम आपको दिया जा रहा है, इसे नर्स में पूरा करना है, उसके लिए वो वहीं बैठा रहता है। वो अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ करता है, वो अपनी ग़िज़ा को कंप्रोमाइज़ करता है, वो अपनी एक्सरसाइज को कंप्रोमाइज़ करता है और उसके बाद फिर वो काम तो हो जाता है, लेकिन कहीं उसकी जो सेहत है वो पहले के मुकाबले में कहीं नीचे आ जाती है। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल प्लस आप क्या चीज़ खा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड कैसा है आपका, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और इसमें बड़ी उसमें है कि हम अगर आप ये कहना कि जी मुझे क्या चीज़ छोड़ देनी चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सबसे पहले चीनी छोड़ दें। ठीक है, अब एक लोगों का एतराज़ होता है जी क्या खाएं फिर उसके लिए जगह, तो अगर आपकी शुगर जो है वो विद इन रेंज है, बढ़ गई थी फिर नीचे आ गई, तो आप कम पैमाने पर गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दें। सवाल होता है जी गुड़, चीनी तो गुड़ से ही बनती है। हाँ ना, ये तो है। वो आप कह रहे हैं खा लीजिए, ये आप ना कह रहे हैं ना खाइए। तो चीनी जो है ना वो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ मिठास है, मगर गुड़ भी तो इसकी फूफी हुई। गुड़ जो है वो वाकई इसकी फूफी है। गुड़ जो है उसके अंदर मैग्नीशियम भी है, उसके अंदर जिंक भी है, उसके अंदर फास्फोरस भी है, उसके अंदर पता नहीं दुनिया जहाँ के अल्लाह ताला ने उसके अंदर कमालात रखे हैं। मगर शुगर भी तो है। शुगर तो है लेकिन नेचुरल है, बॉडी के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस है, वो उसको देखकर मुंह नहीं बनाती कि भाई ये क्या चीज़ आ गई। चीनी को देखकर जो है वो सारे सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं कि इसको हमें अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, उसके लिए जो है वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, गुड़ वो मेहमान है जो घुल मिल जाती है आके फैमिली में, मगर चीनी वो मेहमान है जिसके लिए बोलता है बंदा इसने जाना कैसे। तो ये सिंथेटिक और ऑर्गेनिक, ये सीधा सीधा उसका एक फ़र्क है। अच्छा। जो मैंने यहाँ इन दो सूरतों में आपको बता दिया, और ये हर चीज़ पर अप्लाई होता है। और शहद तो अगर शहद वाकई शहद है तो उससे अच्छी तो कमाल चीज़ कोई है नहीं। तो ये क्या करता है बॉडी के अंदर जाके? नहीं, बॉडी के अंदर जाके तो उसकी जो अपना रोल है। आप पूछ रही हैं अगर डायबिटीज़ वाले फिनोमेना में, तो यकीनन वो देखना पड़ता है कि जिन लोगों को शहद से शुगर हो रही है, तो या तो कहीं शहद में कोई ऐसा इशू है जो कि वो हज़म नहीं हो पा रहा, तो इग्नोर करें, ना लें। बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा, वो कहते हैं जी हम खजूर खाते हैं, हम जो हमारी सुबह की शुगर बढ़ी हुई थी वो उसके नतीजे में बेहतर रहती है, तो वो 4-5 खजूरें जो हैं वो रात में नॉर्मली उनका रूटीन होता है। तो ये देखने में आती हैं चीज़ें। तो नेचुरल शुगर जो है वो उनको इतना नुकसान नहीं पहुँचा रही होती जितना उनको चीनी नुकसान पहुँचा रही होती है। ख़ास तौर पर ये कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी खासी मकदार में जो है आपने जो, बल्कि ये जो हमारे यहाँ बन रहा होता है इसमें स्टैंडर्ड जो WHO का है उससे भी कई गुना ज़्यादा चीनी होती है, जो कि सख्त नुकसानदेह है। ऐसे ही मुख्तलिफ़ किस्म के और ड्रिंक्स जो बच्चों में आजकल है कि भी ये वाला ड्रिंक पी लें, पढ़ाई कर रहे हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जो है वो उसमें कैफ़ीन है या वल्लाह अलम क्या चीज़ है, उसका इस्तेमाल वो बड़ी फ्रीक्वेंट कर रहे हैं, वो बड़े नुकसानदेह चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन बुनियाद जो है इसका कुल्लिया कि आप जो कुछ खाएं उसको हज़म करें, टाइम स्पेसिफिक हो जाएं, जस्ट लाइक रमज़ान कि आप घड़ी की सुई के साथ खाना छोड़ देते हैं और घड़ी की सुई के साथ खाना शुरू कर देते हैं। बावजूद बदपरहेज़ी के आप बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो पूरा महीना गुजारते हैं, हालांकि आप बहुत बदपरहेज़ी कर रहे होते हैं। तो ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। आप जिन लोगों में आप देखें बड़े बूढ़े जो हैं, ख़ासतौर पे जो सेहत के एतबार से अच्छे हैं, उनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि वक्त के साथ खाते हैं, वक्त के साथ सोते हैं। हाँ, टाइम के मैंने देखा है बहुत। तो इसमें ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे में आम नज़र आती है। टाइम पर रोटी ना मिले तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो गुस्सा करते हैं, उनका पता चलता है घर में क्या गुस्सा। बल्कि मैं यहाँ मिसाल दूंगा, मैं हमदर्द से आया हूँ, तो हकीम सईद साहब याद आते हैं। आप घड़ी मिला लीजिए उनके मामूलात देखकर, सुबह रोज़े से जनाब मतलब करने बैठना है, 250-300 लोग देखने हैं शाम तक, और बड़ी बशाशत के साथ, जिस टोन में जिस उसमें पहला मरीज़ देखा उसी अंदाज़ में आखिरी मरीज़ भी देखा। तो ये उनकी एक कामयाबी थी। फिर हर रोज़ जो है टेनिस खेलना ये उनका मामूल था आखिर वक्त तक भी। ठीक है, एक मैंने कहीं से सुना कि वो अपने 1 या 2 जोड़े रोज़ाना धोया करते थे बाकायदा, कि ये मूवमेंट जो है मसल्स की ये उसके नतीजे में बेहतर रहती है।
जो सार्कोपीनिया एक डेवलप हो रहा होता है बढ़ती उम्र के साथ, उससे आदमी बच सकता है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने बिल्कुल भुला दिया और हम एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, हम ऊट पटांग चीज़ें खा रहे हैं। सईद साहब जो थे उनकी तबीयत ठीक थी, उनको कोई शुगर ब्लड प्रेशर ऐसे कोई उनको मसले थे? उनके साथ ऐसा कोई मसला नहीं था और लाइफस्टाइल के साथ चलता था, लाइफस्टाइल उनका बड़ा क्लासिकल था। और एक और भी चीज़ है, इस लाइफस्टाइल से ख़ास तौर पे जो रोज़ा आप रख रहे होते हैं, इसमें आपका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है ना, यानी आपके ऊपर जो आमद हो रही होती है चीज़ों की, आप अच्छे फ़ैसले कर रहे होते हैं, आप अच्छे लोगों को जो है वो मशवरे दे रहे होते हैं, आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत, फिर आपका ऑरा जो है स्ट्रांग हो रहा होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। हमारे हैप्पी हार्मोन्स के सेल मर गए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। वेलकम बैक। अच्छा, क्या सवाल तुम कह रहे थे? मैं पूछ लेती हूँ जल्दी, कोई बात नहीं, हम लाइव है मगर हमारे यहाँ पे मौलवी भाई हैं। क्या ले, मुझे लगा कि कोई सवाल पूछने लगे और वो आपसे मुझे पूछना है। वो कहते हैं कि वो जो मेरे ड्राइवर भाई हैं वो आ गए हैं, वो पूछ रहे हैं दाल रोटी खानी। बेइज्जती ही करानी होती है मेरे मेहमानों के सामने। अब ये रील वायरल कर दो तुम लोग, है ना, ये तो होनी है, अब तो हो गया जो हो गया लाइव। अच्छा खैर, सॉरी, भूख भी लगती है इंसान को। दाल, चने की दाल बनी है नीचे कैंटीन में, तो उसके साथ रोटी, वो भी नान खा रही हूँ। कभी कभी तो चल जाता है ना। हाँ, कभी कभी चल जाता है ना, कभी कभी कोई नहीं, कभी कभी से तो कोई, मतलब हम लोगों को डरा देते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मैं आपको बिठाने का मेरा मकसद यही कि हम लोगों को खाने से दूर ना करें। कभी कभी अगर कुछ हम खा रहे हैं तो उस पर हम ये ना कहें कि मर जाओगे ये खा लिया, ये तो नहीं है ना। कंज्यूम करना है, आप खाइए हर चीज़, ठीक है। और ये चीट डे होता है, वो माले मुफ्त दिले बेरहम भी कभी कभी सामने आ जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए। हाँ। उसका हाथ साफ हम किया जा सकता है। और लेकिन ये कि उसको हज़म करना है और लिमिटेड, कि आपने कोई भी चीज़ ली है वो इतना नहीं कि भाई उसको हज़म करना जो है वो बॉडी के लिए मुश्किल हो जाए, फिर आप जाके सो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ करता है। अच्छा, एक और मुझे बताइएगा, बात यह है, आपने हकीम सईद साहब की बात की, इज़ अ बिग नेम, पूरी दुनिया उनको पसंद करती है, आज तक उनके साथ लोग जुड़े हुए। आपने तो उनके साथ पढ़ाई भी की, आपका तो उनके साथ मेल मिलाप रहा है, आपने अंडर उनके स्टडीज़ और सारा ये रिसर्च किया है, तो प्लीज़ उनके बारे में कुछ ऐसी कोई ख़ास बात जो हमें नहीं पता आज तक, तो शेयर करें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बारे में पता भी है और भी पता होना चाहिए, जो बच्चे आजकल के ख़ास तौर पे हैं, कि मैंने उनके साथ तो पढ़ाई नहीं की, उनसे पढ़ा ज़रूर है। उनके अंडर में हाउस जॉब की है, तो जब वो आराम बाग मतलब में बैठा करते थे तो वहाँ हमारी ड्यूटी लगती थी, हाउस जॉब हम जाया करते थे, तो बड़ी इंस्पिरेशन थी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक अजीब सी बात, मैं जब यहाँ जाता हूँ, मैंने अभी कुछ प्रोग्राम में बात भी की कि पेशावर, पिंडी, लाहौर आना होता है, और एक उनके हवाले से एक बहुत ही कमाल किस्म के विज़न और उसका तारुफ होता है, एक दूर अंदेशी का, और मतलब दूर अंदेश नज़र थी, बहुत दूर तक देखते थे। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि उनकी जो एक कमाल चीज़ थी ना, दो एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं, यानी एक एक्सट्रीम तो ये है कि छोटा सा बच्चा है, आप उसको ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, बाद में इससे बात करेंगे। हकीम साहब ने उसके हाथ में नौनिहाल थमा दिया, जिसमें बुज़ुर्गों के किस्से भी थे, जिसमें कहानियाँ भी थीं जो कि यकीनन कुछ सबक दे रही होती हैं, जिसमें जनाब कुछ जिमिक्स वो जो होते हैं वो भी थे सारे, उससे वो सीखता भी था। तो वहाँ से वो हकीम साहब को जानता है कि ये नौनिहाल है और मुझे ये किसी ने दिया है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो एक्सट्रीम ऑफ लाइफ कि जब आप बूढ़े हो गए, आप रिटायर हो गए, तो अब आप बहुत सारे लोग जो हैं डिप्रेस हो जाते हैं, उनको हकीम साहब ने इंगेज किया बड़े पॉजिटिव और प्रैक्टिकल वे में। उनको जनाब आपने जो है वो मजलिस शूरा बनाकर कि आपने अब ज़िंदगी जो है उसको एक ख़ास एंगल से देखकर यहाँ तक आपने आ गए हैं आप उम्र के इस हिस्से में, तो अब आप उसको कैसे देखते हैं और आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जो अप्रोच थी, इतनी कमाल अप्रोच है ये हकीम साहब की कि मैं हैरान रह जाता हूँ। मैंने अटेंड भी किए हैं मजलिस शूरा पेशावर में भी और भी जगहों पे, तो लगता है कि बहुत खुश सा मौजू होगा। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ है कि वो उन्होंने हमेशा स्टैंडर्ड्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो एक बहुत अच्छी जगहों पर, बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में, सर्विसेज क्लब में, जिम खानाज में,
वहाँ पर ये वाली सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किया करते थे और इनवाइट करते थे रिटायर्ड प्रोफेसर्स को, रिटायर्ड जजेस को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को और सर्विसेज के लोग जो होते हैं, चाहे वो आर्मी के हों चाहे वो किसी और के हों, उन सबको बुलाकर, ख़वातीन भी और मर्द भी, और उनसे किसी एक ख़ास चीज़ के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लिया करते थे। और फिर जब इस पे एक बहस होती थी, सब बैठ के अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, 10, 12, 15 लोग हैं, सुनने वाले जो हैं वो मैंने देखे कि वो 70, 80 भी होते हैं, कभी कभी तादाद 100 भी पहुंच जाया करती थी। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के उन्होंने एक सर्कुलर जो है वो निकाल दिया कि जी हम जो है वो आज इस नतीजे पर पहुँचे, माशरे की इस ख़राबी या ख़ूबी या आने वाली कोई चीज़ ऐसी है जिस पर नज़र डालना ज़रूरी है, इस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। उसको फिर सर्कुलेट करा दिया, चाहे वो हमदर्द सेहत में हो, चाहे वो अखबार में हो, चाहे वो किसी और चीज़ में हो। कमाल अप्रोच है। वाह। मतलब बचपन से बच्चा, आज भी मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी में कि बच्चे जो हैं वो शुरू से छोटे जहाँ आके स्कूल में एडमिट हुए, यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ स्कूल भी हैं। एक वो स्कूल हैं जो पे करके लोग पढ़ते हैं, और एक विलेज स्कूल भी है जो वहाँ अतराफ़ के लोग हैं गोड के, वो और उनकी तादाद सैकड़ों में है उन बच्चों की। उनको जनाब उनकी फ़ीस नहीं होती, उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, ये सब खुद ओन करता है। वेरी नाइस, ये कमाल अप्रोच है। nice. वो बच्चे वहाँ से निकलते हैं, सोचिए कि वो एक शख्सियत का वो लेके निकल रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो PhD करके निकल रहे होते हैं उसी अंदाज में। तो ये कितनी खूबसूरत वो है कि आप जुड़ जाते हैं किसी के साथ, और उसके साथ जो है वो आप फिर लाइफ टाइम रहते हैं, और वो आपको उसकी ज़िंदगी से सीख रहे होते हैं। तो अजीब सा फिनोमेना है। क्या बात है। अच्छा, अब ये जो शुगर की फ्रूट्स वाली बात है ना, इसकी तरफ भी हम ज़रा बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अंगूर ना खाएं, अंगूर में बहुत शुगर होती है, केला ना खाना, केले में तो बहुत ही। फिर कौन सा फ्रूट्स हम खाएं, कौन से छोड़ दें जो डायबिटिक पर्सन है? अच्छा देखिए, एक वक्त में बहुत सख्ती थी जब शुरू में जब ये सब सिलसिला हुआ। आज हम उन ममालिक में हैं जिसमें शुगर जो है वो ऑल टाइम हाई इस वक्त चल रही है, तो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल की वजह से। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अब चीज़ें काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई कि एक तो आपने जो नेचुरल जो मीठा है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि बॉडी जो है उसकी थोड़ी सी आदी रहे। कोई चीज़ आती है उस पर कुछ वर्किंग होती है, वो हमें देखना चाहिए। तो पहले बहुत वो किया जाता था कि आपने चीज़ें जो है नहीं खानी, ज़मीन के नीचे की सब्ज़ियाँ नहीं खानी। अब ये होता है कि आप कम अज़ कम उसके साथ ये चीज़ें लें, लेकिन उसके साथ आप रोटी छोड़ दें एक वक्त में। अच्छा। उसके साथ आप कोई और चीज़ ले लें, एक छोटा सेब जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब का सब डिपेंड करता है आपकी शुगर की मैनेजमेंट के ऊपर, कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। मैंने एक फैमिली आई मेरे पास, एक साहब आए, वो बड़ी आम का मौसम था, तो उन्होंने बड़ी लजाजत से बड़ी उससे जो है ना मुझसे कहा कि हकीम साहब आम का मौसम है, अब एक आम की इजाज़त दे दीजिए। मैंने उनकी रिपोर्टें देखी, काफ़ी अर्से से मेरे पास आया करते थे, तो माशाल्लाह वो अपना HbA1c जो है, जो 3 महीने वाला टेस्ट कहलाता है, वो 10 से कम करके वो 6.5 पे लेकर आ गए थे। वॉक भी कर रहे थे, अपना मैनेजमेंट भी की थी। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप एक आम जो है वो आप खा लिया करें। तो जब नेक्स्ट टाइम जब वो आए कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरी फैमिली भी थी, और बड़े वो सीखपा थे। कहेंगे आप हकीम साहब आपने ये क्या कर दिया? मैंने कहा क्यों, खैरियत क्या हुआ? कहेंगे आपने इनको एक आम की इजाज़त दे दी। मैंने कहा एक आम खाया, मैंने कहा लें, क्योंकि अब माशाल्लाह मेंटेन। तो कहेंगे छाँट के 3 पाव का आम लेकर आते हैं और वो खाते हैं बैठ के कि हकीम साहब ने इजाज़त दी है। तो ये भी गड़बड़ है। लिमिटेड, हाँ, लिमिटेड रहते हुए, हाँ, अपनी शुगर को मैनेज करते हुए, क्योंकि आपको इससे दोस्ती करनी पड़ती है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, ये आपको नुकसान पहुंचाती रहेगी। अच्छा, वो कुछ कहते हैं ना कि एक मीठा, बल्कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद पूछूंगी कि जो लोग कहते हैं ना कि आपने अगर मीठा ज़्यादा खा लिया तो कुछ कड़वी चीज़ें खा लें, तो क्या वो कड़वी चीज़ें खाने से हमारा मीठे का जो इंटेक है वो बॉडी में जाके नॉर्मल हो जाता है? ये पूछेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे अगर मीठा आप ज़्यादा खा रहे हैं फल की सूरत में या किसी शुगर की सूरत में, आपके पेट में इंटेक में ज़्यादा हो रही है, तो आप कोई कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो उससे जो है ना वो आपकी शुगर की जो इंटेक है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। क्या ये सही है या गलत है, ये बस ऐसी मिथ है? यहाँ फिर वही बात है कि आपने मीठा कितना खाया और कौन सा खाया।
एक तो ये कि आपने फ्रूट वगैरह खाए, नेचुरल मिठास है, ठीक है, उसके लिए बॉडी को उस अंदाज में सफ़र नहीं करना पड़ता। फिर जितनी कड़वी चीज़ें हैं, कड़वी चीज़ जो है ये भी हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको बूस्ट करने का एक ज़रिया बनती हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़बान पे जाते के साथ ही सिग्नल्स भेजती है कि भाई कोई चीज़ आई है, इसको हज़म करना है, क्योंकि कड़वी है। तो फ़ौरन सिग्नल्स जाते हैं और वहाँ से फिर जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस, एंजाइम्स ये रिलीज़ होना शुरू होते हैं और उससे हाजमा अच्छा हो जाता है। तो हम साथ साथ नहीं रख सकते कि आप मीठा खाइए फिर कड़वा खा लीजिए तो मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो नुकसानात मीठे से हो रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ है आपकी शुगर, तो वो लोग बच के रहें। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन जितनी भी दवाएं, मिसाल के तौर पे करेला है, मिसाल के तौर पे जामन है, या गुड़मार बूटी है, या अफसनतीन बिरंजासिफ है, या और बहुत सारी दवाएं, ये कड़वी हैं, बहुत ठीक ठाक कड़वी हैं। इंदरजौ है, तल्ख भी है, शीरीं भी है। तो ये ऐसी दवाएं जो हमारे यहाँ नॉर्मली शुगर में इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये कड़वी भी हैं और इससे हाजमा है हमारा, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हाजमे की ख़राबी के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो उसमें इसका रोल जो है बहुत अच्छा होता है कि आप हमेशा देखकर ऐसी चीज़ें लीजिए जिनमें, और ख़ास तौर पे करेले की मैंने बात की, तो करेला जो है अमूमन हमारे यहाँ उसको ऊपर से छील दिया जाता है, उसके बेनिफिट्स उसी में है। अच्छा, वो जो नोके बनी होती है करेले के ऊपर, यस, उसको खाना है, उसको अच्छे तरीके से वॉश कीजिए, कड़वाहट उसी में होती है। अच्छा, तो अगर आप उसको कड़वे को एंजॉय नहीं करेंगे तो वो बेकार है। तो व्हाट इफ अगर उसको ऊपर से छील के उसको पानी में रख के उसका पानी पी लिया जाए, मतलब उसकी तासीर पानी के अंदर आ जाएगी, तो अगर उसको रख के रात भर सोख करके और उसके पानी को पी लिया जाए, उसका बड़ा अच्छा तरीका है क्या कि आप उसको सुखा लें कंप्लीट, उसको पूरा कंप्लीट, ऊपर से काट के नहीं काटना नहीं है उसको, पूरा करेला जो है वो सुखा लीजिए। ओके, मतलब उसको वैसे कट कर लें, हाँ, लेकिन उसमें से कोई चीज़ अलग नहीं करनी। अच्छा, छिलका अलग नहीं करना, उसको सुखा लीजिए, सुखा के उसके बीज निकाल दें, हाँ, बीज निकाल के उसको आप ग्राइंड कर लें सूखे हुए को, और वो आप अपने इस्तेमाल में रखिए पाउडर के फॉर्म में। बहुत। और ये सूख कितने दिन में जाता है? ये डिपेंड करता है, जैसे कराची का मौसम ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है, मुश्किल होती है वहाँ। फिर ड्रायर्स आजकल आ गए, तो ड्रायर्स में आप सुखा लीजिए तो मेरे ख्याल में 1.5 दिन 2 दिन में सूख जाता है। वाह, धूप नहीं लगाने की जरूरत है? धूप नहीं, उससे फिर उसकी वो चीज़ें उड़ जाती हैं। आहा, अब इसके क्या फ़ायदे होंगे ये अगर हम ये बेसिकली बीटा सेल्स से इंसुलिन का जो इफराज है, उसकी जो सिक्रीशन है उसमें हेल्प आउट करता है। बीटा सेल्स की यूँ कह लें कि उसको बनने में, या उसकी जो वीक हो गए उनकी वीकनेस जो है उसको दूर कर रहा होता है। और साथ साथ ये चूँकि हाजिम है, मैंने कहा कड़वाहट जो है वो सिग्नल्स दे रही होती है कि आप हाजिम जूसेस आएँ और वो काम करें, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस हवाले से। हमें तो आज से पहले इतना बड़ा नुस्खा और कोई ऐसी हिफाजत वाली बात पता ही नहीं थी कि हमने करेले का पाउडर पीना है तो वो शुगर के लिए भी अच्छी है और हमारे बीटा सेल्स के लिए भी इतनी अच्छी है। फिर आप कॉम्बिनेशन बना लेना। अच्छा, कि आपने करेले का पाउडर भी ले लिया, आपने जामन की गुठली जो होती है, हाँ, गुठली ली, उसके अंदर से जो उसका सीड होता है वो आपने ले लिया, जो छोटी गुठली है जामुन की, उसको तोड़ा, उसके अंदर से भी बीज, उसके अंदर बीज निकलता है, हाँ, मगज़ जो होता है उसका, हाँ, उसका मगज़ जामुन कहते हैं उसको, वो आप ले लीजिए। अच्छा। करेला पाउडर ले लीजिए, हाँ, और मेथी ले लीजिए, ये मेथड़ा वाला, मेथी दाना। तो जैसे आपने 5 हिस्से, या चले यूँ समझ लें कि एक हिस्सा आपने करेला लिया, एक हिस्सा आपने मगज़ जामुन लिया, ओके, चौथाई हिस्सा आपने कलौंजी ये लेनी है, मेथी लेनी है, ओके, और चौथाई हिस्सा आपने जो है कलौंजी लेनी है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम ऐड कर सकते हैं ये गुड़मार बूटी। अच्छा, ये यहाँ नहीं पैदा होती, अमूमन ये चाइना से आती है, ये पत्तों की शक्ल में होती है, पत्तों की शक्ल, हाँ। तो ये भी बहुत कड़वी होती है, तो ये आप उसमें ऐड कर दीजिए, वही एक के रेशो के हिसाब से। अच्छा। तो 3 चीज़ें 1-1 ग्राम हो गई, और 2 चीज़ें जो हैं वो चौथाई ग्राम हो गई। अच्छा, तो इसको आप अच्छा सा पाउडर बना के रख लीजिए। हमने सिर्फ कलौंजी और गुड़माई बूटी जो है ना उसको चौथाई ग्राम लिया। नहीं, कलौंजी और मेथी दाना। अच्छा, मेथी दाना, इसको आपने चौथाई रखना है। अच्छा, बाकी 3 चीज़ें जो हैं उसको आपने हम वज़न लेना है एक साथ, उनका चौथाई आपने ये लेना है। ठीक है। और इसको आप पाउडर बना के रख लीजिए। इसको आप रोज़ाना सुबह निहार मुँह या रात में, जैसे बहुत सारे लोगों की शुगर सुबह में बढ़ी हुई होती है तो वो इसको रात में इसका इस्तेमाल कर लें। बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन में उनकी किसी वक्त में बढ़ती है, वो सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेफ नुस्खा है। अच्छा, और ये सही इलाज है, मतलब ये सही इलाज है टू मेक इट कंट्रोल। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना वो लाइफस्टाइल
में कोई वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ हाँ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। वाह, अगर इससे आपकी शुगर नीचे आ रही है तो अच्छा है कि आप बहुत सारी दवाओं से बच गए। आप इंसुलिन की वो तकलीफ जो बार बार हो रही है उससे आप बच जाएंगे जाने से। तो आप अपना लाइफस्टाइल जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम अमजद साहब आपकी रहनुमाई का। थैंक यू। और आज आई होप आपको ये सेगमेंट बहुत कारआमद होगा। इसकी रील्स जो है वो सोशल मीडिया से आप ले सकते हैं। जो नुस्खे यहाँ पे तजवीज़ किए गए हैं वो बहुत परफेक्ट और बहुत इफ़ेक्टिव है, इनको ट्राई करके देखें। ख़ासतौर पर जो मुझे ये करेले के पाउडर वाला नुस्खा जो सादा है वो भी, और उसके साथ जो सारी रेसिपीज़ ऐड करके जो नुस्खा बताया जिसमें बूस्ट पावर है वो भी ट्राई करके देखिए, ख़ासतौर पे शुगर पेशेंट के लिए। डोंट मिस दिस रील, सबके पास होनी चाहिए जो जो शुगर के पेशेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि शुगर को अपने साथ चलाना है, आपकी लाइफस्टाइल के साथ मैनेज करना है। शुगर ख़त्म नहीं हो सकती, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।